नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्कशन की अगर बात करें तो आज देखो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले रिपब्लिक डे से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें रिपब्लिक का मतलब क्या है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक वर्ड में क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर होगा। कई बार प्री में भी यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इस आर्टिकल से कवर होंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है, इंडिया को देखो अब अपना जो एमिशन है 2070 तक बिल्कुल न्यूट्रल लाना है, यानी नेट जीरो कार्बन वाला जो स्टेटस हासिल करना है ना, उसके लिए नई नई ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए तो इंडिया इन्वेस्टमेंट भी करे, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया में पैदा हो। मतलब तीनों चीज़ों को अच्छे से रिलेट करता है ये आर्टिकल, इसे भी डिस्कस करेंगे। और एक इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यूरोप में अभी जो कुछ चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स हैं, तो उसमें इंडिया के कैसे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इंडिया को कौन सी साइड होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आज का कोट देख लीजिए, लियो टोल्स्टॉय का कोट है, रोंग डज नॉट सीज टू बी रोंग बिकॉज द मेजोरिटी शेयर इन इट। इसका मतलब देखो ये है, मान लीजिए कोई पर्सन मर्डर कर देता है, लेकिन उस एरिया में मौजूद ज़्यादातर लोगों का मानना है इस पर्सन ने जो मर्डर किया है वो कुछ गलत नहीं है, सही है। तो ज़्यादातर लोगों का जो व्यू है, इसका मतलब वो नहीं कि जो गलत काम है वो सही हो जाएगा। गलत तो गलत रहेगा ना, बेशक मेजोरिटी लोग उस चीज़ को गलत ना माने, गलत तो गलत ही रहेगा। कोट आज का एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई सेक्टर देखो हमारे देश की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो एमएसएमई से संबंधित कुछ लिखना हो तो आप ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, 11 करोड़ एंड 30% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिपब्लिक डे से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रिपब्लिक डे का मतलब ये होता है कि हमने इस दिन हमारा संविधान अडोप्ट किया था। वैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसका लास्ट सेशन 26 नवंबर को था, लेकिन संविधान हमने पूरी तरह से अडोप्ट किया 26 जनवरी को। वो इसलिए क्योंकि 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए संविधान भी 26 जनवरी को ही अडोप्ट किया गया। ये सब बातें आपको पता होंगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसमें रिपब्लिक का क्या मतलब है? देखो, वैसे तो रिपब्लिक के कई मायने हैं और डेफिनेशंस भी हो सकता है रिपब्लिक की 2 से अधिक हों, लेकिन हिस्टोरिकली जो रिपब्लिक का कंसेप्ट इमर्ज होके आया ना, वो एंटी मोनार्की के तौर पे इमर्ज होके आया। एंटी मोनार्की मतलब रिपब्लिक मतलब मोनार्की का उल्टा। पहले देखो, आपको पता है राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, और देखो जो पर्सन राजा हुआ करता था ना राज्य में, उसी की चला करती थी राज्य में सब कुछ। वही राजा कानून बनाएगा, वही कानून को एग्जीक्यूट करेगा, वही जज भी होगा, यानी सब कुछ वही है। सिर्फ एक पर्सन की चलेगी, बाकी सारे जो लोग हैं ना वो तो फॉलो करेंगे। राज्य में क्या होना है क्या नहीं होना है, हर एक चीज उसी राजा के द्वारा डिसाइड की जाएगी। इसको हम बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की में देखो जो मोनो है ना, इसका मतलब है रूल ऑफ वन। और आजकल कई एक्सपर्ट्स तो ऐसे हैं जहां पर देखो डिक्टेटर का रूल है ना, जैसे पुतिन है, पुतिन को कुछ लोग डिक्टेटर बोलते हैं, अर्दगन है टर्की में, उनको कुछ लोग डिक्टेटर बोलते हैं। तो इस प्रकार के रूल्स को भी मोनार्की कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोल दिया जाता है। अदरवाइज दूसरे एक्सपर्ट्स इसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। समझ रहे हो? मोनार्की की देखो सबसे खराब चीज पता क्या होती है? सब कुछ राजा की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है। राजा को जो लगता है वही करेगा। एक दिन आपको लैंड ग्रांट दी जाती है, अगले दिन राजा को लगता है नहीं इसको नहीं देनी, वापस ले लेनी है, तो राजा आपसे वापस ले लेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जो राजा ने बोल दिया वही फाइनल है। मोनार्की में यह होता है जो भी डिसीजंस जनता को प्रभावित करते हैं ना,
उन डिसीजंस को लेने में जनता का कोई रोल नहीं होता। सारे जो डिसीजंस हैं वो राजा के द्वारा ही ले लिए जाते हैं, और राजा वो डिसीजंस लेते वक्त जो जनता को प्रभावित करेंगे, कोई जरूरी नहीं इवन अपने मंत्रियों से भी कंसल्ट करे या फिर ना करे, सब कुछ राजा की मर्जी है। मतलब कि जनता से संबंधित जो मैटर्स है ना, जनता से संबंधित जो इश्यूज हैं, वो भी देखो पब्लिक अफेयर नहीं है, उनको भी राजा यानी जनता के इंटरेस्ट से संबंधित इश्यूज को भी राजा प्राइवेटली डिसाइड कर लेता है अपने आप से, बंद कमरे में बैठकर। जनता का उन डिसीजंस में कोई से नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने मोनार्की का मतलब जाना। अब देखो रिपब्लिक पे आते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने कहा था रिपब्लिक इज इक्वल टू एंटी मोनार्की। रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ही पब्लिक थिंग है। ये एक लैटिन वर्ड से निकल के आता है रेस पब्लिका, इसका मतलब है पब्लिक थिंग। रिपब्लिक में ये होता है जो स्टेट से जुड़े मैटर्स हैं ना, जो जनता से जुड़े मैटर्स हैं, वो पब्लिक अफेयर्स हैं। जनता पब्लिक में डिस्कस करती है उन इश्यूज को, और डिस्कस करके ये डिसाइड होता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब कायदे से देखो होना तो ये चाहिए जितने लोग हैं किसी जगह पे वो आपस में मिलके ही डिसाइड कर लें कि कौन सा कानून बनना चाहिए कौन सा नहीं बनना चाहिए, जैसे ग्राम सभा में होता है। बट देखो आपको पता है ना, देश में अब आज के समय में 135 करोड़ लोग हैं, तो 135 करोड़ लोग एक जगह पे कैसे इकट्ठा होंगे और मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया के लिए कौन सा कानून बनना चाहिए कौन सा नहीं बनना चाहिए। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए सिस्टम आता है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हम 135 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने अपने नुमाइंदे को तो भेज सकते हैं ना अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इसी के लिए तो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। 135 करोड़ लोग चुन के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं संसद में, और संसद कानून बनाती है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाते हैं एक प्रकार से जनता के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं डिस्कशन के बाद। आपके मन में आया होगा अरे जल्दबाजी में कानून पास हो जाते हैं, जनता का कोई रोल नहीं होता। वो ठीक बात है, मतलब वो आज के समय में आइडियली चल नहीं रहा है जो होना चाहिए था, लेकिन कायदे से चलना ऐसे ही चाहिए। तो देखो जहां मोनार्की में एक तरफ राजा अपने आप से कानून बना देता था बिना जनता से पूछे, जनता कंसल्ट भी नहीं करते थे, मतलब आपस में जनता डिस्कस भी नहीं करती थी। उसके उलट रिपब्लिक में जनता के बीच में डिस्कशन डिबेट डेलिब्रेशन ये सब होता है, और ये सब करने के बाद वो डिसीजन तक पहुंचते हैं कौन से कानून बनने चाहिए और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो रिपब्लिक इज गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। इसके बाद राइटर बोलते हैं मोनार्की तो एक प्रकार से देखो स्लेवरी है। मोनार्की में एक राजा होता है जो मास्टर होता है, और बाकी सारी जनता को लगता है कि हमें तो बस राजा जो डिसाइड करे वो मानना है, वो ओबे करना है। तो मोनार्की में कई बार जो लोग रहते हैं ना, उनकी मेंटलिटी जो है वो स्लेवरी जैसी हो जाती है, मतलब स्लेव जैसे वो बिहेव करने लगते हैं। तो गांधी जी इस बात को समझते थे कि कई सालों से इंडिया में सेल्फ रूल नहीं आया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो मेंटलिटी है वो स्लेव जैसी हो गई है। तो उस मेंटलिटी को भी गांधी जी ब्रेक करना चाहते थे। इसी वजह से तो उन्होंने स्वराज का आइडिया दिया, ताकि इवन बहुत से लोगों का जो माइंड्स भी क्लोनाइज हो चुका है ना, जो बिल्कुल स्लेव्स की तरह अपने आप को समझने लगे हैं, हमें तो सिर्फ ओबे करना है, राइट्स हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये माइंड्स का क्लोनाइजेशन भी चैलेंज किया जा सके। इसी के लिए गांधी जी ने कंसेप्ट दिया था स्वराज का, सेल्फ रूल। अब देखो आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि मोनार्की में तो एक पर्सन का रूल होता है और रिपब्लिक में जनता का रूल होता है, तो रिपब्लिक ना बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है फ्रीडम के साथ में, आजादी के साथ में। क्योंकि मोनार्की में तो लोग आजाद नहीं थे ना, सब कुछ राजा की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है, उसके मतलब मनमर्जी पे डिपेंड करता है क्या होगा। जनता के पास रियल आजादी नहीं है। लेकिन रिपब्लिक बनने के बाद जब जनता का रूल आ गया है तो जनता फिर आजाद हो गई है। अब वो आजादी देखो एक्सप्रेस हुई है हमारे संविधान के थ्रू। आपको पता है संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां देखो एक तरफ मोनार्की में राजा पर फोकस होता है, रिपब्लिक में सिटीजन्स पर फोकस होता है। आपको पता है हमारे संविधान में कुछ ही राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को मिले हुए हैं, बाकी तो देखो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो सिटीजन्स के लिए हैं। तो रिपब्लिक में सिटीजनशिप का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक में देखो पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअल्स के पास यानी सिटीजन्स के पास अनलिमिटेड पावर है, जो मर्जी चाहे वो कुछ करें, नहीं ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में ना सिटीजन्स अपने ही द्वारा
बनाए गए कानूनों के हिसाब से रहते हैं। अब पार्लियामेंट के थ्रू जो कानून बने हैं, इनडायरेक्टली तो जनता ने ही बनाए हैं ना, वो बात अलग है। पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए रिप्रेजेंटेटिव भेजे और उन रिप्रेजेंटेटिव ने कानून बनाए, तो उन कानूनों के हिसाब से सिटीजन्स रहते हैं और वो कानून जो बने हैं वो भी जनता की विल का ही नतीजा है। रिपब्लिक में संविधान होता है जो जनता के द्वारा बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था, तो वो भी तो चुने गए थे ना। हालांकि क्रिटिसिज्म होता है कि उस समय प्रॉपर सबको वोट देने का अधिकार नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, लेकिन देखो वो अलग इशू है। अभी फिलहाल हम रिपब्लिक का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि रिपब्लिक में एक संविधान होता है जो जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। वो संविधान लैंड का बेसिक लॉ के तौर पे काम करता है और गवर्नेंस का एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल में जो शुरुआत में वर्ड आते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो जो वर्ड है ना, वो यही तो डिफाइन करते हैं कि हम सब ने मिलकर संविधान बनाया है, हम सब ऐसे भारत का सपना संजो रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलें तो रिपब्लिक में मेन जो पावर है ना वो जनता के पास में है। जनता ने ही कानून बनाया है, जनता सोवरिन है। ऐसा नहीं कि कोई राजा या फिर कोई और सिंगल पर्सन वो सोवरिन है, उसके पास में पावर है, नहीं, जनता सब कुछ है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होकर आता है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल में ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, सिर्फ रिपब्लिक नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिंपल से सिंपल डेफिनेशन की गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और रिपब्लिक में भी तो फोकस सिटीजन्स पर ही होता है ना। तो फिर ये दोनों जो वर्ड हैं रिडंडेंट नहीं है, मतलब लिखने की क्या जरूरत थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फ्रांस में तो इवन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर लिया जाता है काफी बार, समझ रहे हो। लेकिन हमारे संविधान में ना नेहरू और अंबेडकर को लगता था एक रिपब्लिक भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। कैसे? एक कोई रिपब्लिक जिसमें सिटीजन्स पर फोकस होता है, सिटीजन्स खुद कानून बनाते हैं, वो कैसे अनडेमोक्रेटिक हो सकता है? अनडेमोक्रेटिक देखो ऐसे हो सकता है कि रिपब्लिक में सारे लोग मिलकर कानून ना बनाएं, मतलब कि हो सकता है कि कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स ना दिए जाएं, सिर्फ जनता का एक हिस्सा ही कानून बना ले और जनता का एक हिस्सा छूट जाए। समझ रहे हो? सिटीजन्स कुछ ही मिलके कानून बना ले और बाकी सिटीजन्स का कोई रोल ना हो कानून बनाने में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर वो रिपब्लिक होगा अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सबको सिटीजन नहीं समझा जा रहा है, सबको सिटीजनशिप नहीं मिली है। जैसे देखो पुराने समय में जो एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स हुआ करते थे ना, वो इंक्लूसिव नहीं थे। उसमें ना एंशिएंट ग्रीस में स्लेव्स को, वुमन को, फॉरेनर को, इनको सिटीजन्स नहीं माना जाता था, इनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिले थे, तो इनका कानून बनाने में, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं हुआ करता था। तो ऐसे रिपब्लिक को आप क्या बोलोगे? ऐसे रिपब्लिक को बोलोगे आप अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन हमारा जो रिपब्लिक बना देश वो बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब यहां पर वो सारे लोग जिनके एज 18 साल से ऊपर हो जाती है उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो सिटीजनशिप का भी एक निश्चित क्राइटेरिया है, किसी को भी सिटीजनशिप से वंचित नहीं किया गया है अगर वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है। हमारे देश में जो सिटीजनशिप है ना वो इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं कि किसी किसी को सिटीजन माना गया है और किसी को सिटीजनशिप नहीं माना गया है। तो इसीलिए प्रीएम्बल में स्पेशल लिखा गया है कि हमारा जो रिपब्लिक है ना वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब समझ गए आप दोनों चीज के बीच में? अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि रिपब्लिक जब लिख दिया तो डेमोक्रेटिक लिखने की क्या आवश्यकता थी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो आसानी से। अगर समराइज करूं इस चीज को, तो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड ऐड है ना, ये सिटीजनशिप को सबके लिए अवेलेबल करवाता है, चाहे किसी की कितनी भी वेल्थ हो, एजुकेशन हो, जेंडर हो, कैसा भी धर्म हो, रेस हो, कुछ भी हो, सिटीजनशिप सबको मिलेगी अगर वो निश्चित एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करता है। तो डेमोक्रेसी जो है हमारे रिपब्लिक को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। समझ रहे हो? लास्ट में देखो कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये रिपब्लिक का एक वर्च्यू है कि सिटीजन्स जो होते हैं वो विजिलेंट होते हैं। ये जो सिस्टम है ना रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हमने चुन लिया, अब वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, वो तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून बनाएंगे तो जनता के पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार खत्म हो गया, जनता के पास डिस्कशन का अधिकार खत्म हो गया। नहीं, रिपब्लिक का मतलब ही है कि जो जनता है वो विजिलेंट रहे, उन्होंने जिन नुमाइंदों को चुना है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, मॉनिटर करें वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है
तो उस कानून का विरोध भी कर सकते हैं रिपब्लिक में जनता, अगर उन्हें लगता है कि जो कानून है सही नहीं बना है। वही तो होता है, जैसे राइटर एग्जाम्पल देते हैं, फार्म लॉज का विरोध हुआ किसानों के द्वारा। अब देखो फार्म लॉज सही थे गलत थे उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन किसानों ने जो विरोध किया ना, वो एक रिपब्लिक का कैरेक्टरिस्टिक है। रिपब्लिक में ऐसा होता है, जनता को अगर नहीं पसंद आता तो वो अपना विरोध जता सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिपब्लिक के मतलब से संबंधित है। देखो वैसे आज हमको 3 इश्यूज डिस्कस करने थे, लेकिन कुछ काम की वजह से बाकी जो बचे हुए 2 आर्टिकल्स हैं ना, वो हम या तो शाम को डिस्कस करेंगे या फिर कल की डिस्कशन में शामिल करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।